गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। इसलिए अगर आपके लाइफ में हार मिल रही है तो उससे घबराइए मत, निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 22 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे? तो किर्गिस्तान में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय पहलवानों ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 को 4 रजत और 5 कांस्य सहित 9 पदकों के साथ समाप्त किया। इसी के दौरान इस प्रतियोगिता में 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया, जिनमें से फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग की प्रत्येक प्रतियोगिता में 10 पहलवान शामिल थे। जबकि पदक तालिका में जापान 18, ईरान 17 और किर्गिस्तान 14 क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और हमारा भारत को 9th पोजीशन मिला एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाएगा कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आपको राइट आंसर लगाना होगा किर्गिस्तान। अगर डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं कि किर्गिस्तान के किस जगह पर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ, तो राइट आंसर होगा किर्गिस्तान के बिश्केक में। इसी के दौरान ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि इंडिया को कौन सा पोजीशन मिला अकॉर्डिंग टू एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में। तो इंडिया का पोजीशन रहा 9th, जबकि जापान, ईरान और किर्गिस्तान पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशंस पर बने रहे। तो ये सारे फैक्ट्स को यहाँ पर कवर करता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में हाल ही में जनरल मनोज पांडे के द्वारा इनऑगुरेट किया गया एक हाईटेक आईटी लैब। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 15 से 18 अप्रैल 2024 तक अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन करके भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव की है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में उज्बेकिस्तान के विजिट के दौरान हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा एक माइलस्टोन को अचीव की गई और इसी के दौरान डिफेंस कोऑपरेशंस का भी बढ़ावा दिया गया इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य। और इसी के दौरान वहां पे एक आईटी लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया गया, जो कि एक आर्म्ड फोर्स एकेडमी होगी। कहाँ पे? तो उज्बेकिस्तान में। इसी के दौरान यह पहल सितंबर 2018 में रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी, जबकि प्रतिबद्धता से ये उपजी है जो दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी को उजागर भी करती है। अपनी यात्रा के दौरान जनरल पांडे ने भारतीय और उज्बेक सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम उपरक्षा मंत्री मेजर जनरल खलमुखामेदाव शुक्रत गरातजोनोविच के साथ चर्चा की। तो ये फैक्ट्स को याद रखकर चलना होगा कि हाल ही में हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य आईटी लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया गया। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में। इस परियोजना के लिए लगभग 8.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और यह सहयोगात्मक पहल न केवल उज्बेकिस्तान की रक्षा अकादमी के लिए की गई, बल्कि तकनीकी प्रगति में एक छलांग को भी देखा गया। बल्कि दोनों देशों के बीच विस्तारित साझेदारी को मजबूत करने वाला एक पुल भी इसे तैयार किया गया, जो रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग का भविष्य का वादा करता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य आईटी लैब को एस्टैब्लिश किया गया, आईटी लैब को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में चर्चित संस्मरण जस्ट अ मर्सिनरी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा डी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव जी के द्वारा ये बुक लिखी गई जिसका नाम है जस्ट अ मर्सिनरी। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव का संस्मरण जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर जारी किया गया, जिसमें उप कलेक्टर से लेकर वित्त सचिव और अंततः केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने तक की विभिन्न भूमिकाओं को इसमें शामिल किया गया। सुब्बा राव का संस्मरण उनके सामने आने वाली चुनौतियां, सीखे गए सबक और सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच जटिल संबंधों पर
उनके दृष्टिकोण को आकार देने पर उनके अनुभवों के गहरे प्रभाव का एक स्पष्ट और व्यावहारिक अन्वेषण प्रस्तुत करता है। इसी के दौरान सुब्बाराव के संस्मरण से उभरने वाले केंद्रीय विषयों में से एक प्रणब मुखर्जी आरपी चिदम्बरम के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज दरों को नरम करने और आर्थिक विकास की अधिक आशावादी तस्वीर पेश करने के लिए आरबीआई पर लगातार दबाव डालना है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि जस्ट अ मर्सिनरी नामक एक पुस्तक जो डी सुब्बाराव जी के द्वारा लिखी गई, और इसके साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि डी सुब्बाराव फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में स्काई ट्रैक्स के बेस्ट एयरपोर्ट और स्टाफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा जीएमआर हैदराबाद को हाल ही में स्काई ट्रैक्स बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह घोषणा 17 अप्रैल 2024 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान की गई, जबकि हैदराबाद हवाई अड्डा भारत और दक्षिण एशिया के सभी भाग लेने वाले हवाई अड्डों में नंबर 1 हवाई अड्डा बनकर उभरा। और यह मान्यता विभिन्न मोर्चों पर हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की असाधारण गुणवत्ता को रेखांकित भी करती है, जबकि मूल्यांकन सावधानी पूर्वक ऑडिट और मूल्यांकन के माध्यम से ये किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि स्काई ट्रैक्स के द्वारा हाल ही में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 से जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर कि स्काई ट्रैक्स क्या है। तो स्काई ट्रैक्स एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हवाई परिवहन रेटिंग संगठन है, जिसकी विरासत 1989 से की गई, जबकि दुनिया भर के हवाई अड्डों और एयरलाइनों की व्यापक रेटिंग प्रदान करता है। 1 से 5 स्टार तक की स्टार रेटिंग प्रणाली का उपयोग करता है। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि स्काई ट्रैक्स कब स्टैब्लिश की गई थी? तो 1989 में। इसका पर्पस क्या है? तो एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट जो एयर ट्रांसपोर्ट है उनके बिहेवियर को रेटिंग करते हैं। 1 से लेकर 5 स्टार तक ये रेटिंग करते हैं। स्काई ट्रैक्स नाम की एक कंपनी है, इसी के द्वारा एक रेटिंग की जाती है, एक संस्था है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ तक कवर होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तिरंगी बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रखती है तिरंगी बर्फी एंड ढलुआ आइडल मेटल क्राफ्ट, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग रखती है। इसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 16 अप्रैल 2024 को भारत की आजादी से जुड़े वाराणसी के तिरंगे को जीआई उत्पाद का दर्जा दिया गया, जबकि इसके अलावा वाराणसी के एक अन्य उत्पाद ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई श्रेणी में शामिल किया गया। इसे पहली बार 1942 में महात्मा गांधी के निर्णायक कार्रवाई के आह्वान के बाद वाराणसी के थसेड़ी बाजार क्षेत्र में श्री राम भंडार द्वारा पेश किया गया था, और भारत की आजादी के लगभग 8 दशक बाद काशी की तिरंगी बर्फी, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों को मीठा हथियार माना जाता था, भारत छोड़ो आंदोलन को आखिरकार प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग मिल गया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वाराणसी के एक प्रोडक्ट जो एक तिरंगा बर्फी है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, और इसके दौरान एक और टैग जो ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, इसको भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, यहाँ पे मैंने कवर किया कि तिरंगा बर्फी किससे रिलेटेड रखती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को आखिरकार प्रतिष्ठित भौगोलिक जीआई टैग मिला है। इसका पर्पस उद्देश्य ये है कि आजादी के दौरान 1942 में जब हमारे महात्मा गांधी ने एक निर्णायक कार्रवाई की, और उसी के आह्वान के बाद बनारस की एक थसेड़ी बाजार में ये रंग भरी मिठाई जो तिरंगा कलर की है, इस मिठाई को, इस बर्फी को इस वर्ष जीआई टैग दिया गया। इसी के दौरान बनारस के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थाड़ू कढ़ाई, बरेली बेंत और बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, इसके साथ ही राज्य स्तर पर जीआई उत्पाद की संख्या अब 75 हो गई है, जबकि 58 हस्तशिल्प और 17 कृषि एवं खाद्य उत्पाद इसमें शामिल है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जीआई टैग से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको राइट आंसर लगाना होगा अगर एग्जाम में आता है कि तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट किस
स्टेट की जीआई टैग है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग रखता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा अबू धाबी। अबू धाबी में हाल ही में 60th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट को आयोजन किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 16 से 18 अप्रैल 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया, जबकि अस्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के क्षेत्र में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। मस्दर द्वारा आयोजित राज्य के स्वामित्व वाली अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी शिखर सम्मेलन के ज्ञान, विचारों और समाधानों का आदान प्रदान करने के लिए स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल में वैश्विक नेताओं के एक साथ लाती है। यूएई इंडिपेंडेंट क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटर्स के अध्यक्ष और सीईओ शेखा शम्स बिन सुल्तान बिन खलीफा अल नाहयान ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए तत्काल वित्तीय निवेश की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि 60th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन कहाँ पे की गई? तो अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस देश में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है? तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देखा गया माउंट रुआंग के ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। 16 अप्रैल 2024 को इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेशी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ था और 17 अप्रैल को इस इलाके में लगातार 4 धमाके हुए थे। ज्वालामुखी विस्फोट की इस घटना में आसमान में धुएं और राख के बादल छा गए थे। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोग विस्थापित हुए और इंडोनेशिया की ज्वालामुखी विज्ञान एजेंसी ने अपना चेतावनी स्तर बढ़ाकर 4 कर दिया, जो खतरे के पैमाने पर सबसे ज्यादा है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि इंडोनेशिया में हाल ही में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुई और उस विस्फोट के माध्यम से वहां पर सभी लोगों को खाली करवा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को हाल ही में अपॉइंट किया जाएगा पोस्ट ऑफ नेवी चीफ ऑफ द कंट्री। तो जानते हैं इनके पीछे की वजह। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इस महीने के अंत तक नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। निर्वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे। एडमिरल कुमार 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि हाल ही में वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया न्यू नेवी चीफ। पहले नेवी चीफ कौन थे? तो एडमिरल आर हरि कुमार, इन्हीं की जगह लेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। वाइस एडमिरल त्रिपाठी का संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ के रूप में लगभग 30 वर्षों का लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा, जबकि नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पद संभालने से पहले वह पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैट ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स कि एडमिरल त्रिपाठी ने भारतीय नौसैनिक जहाजों त्रिशूल, विनाश और किर्च की कमान संभाली है, जबकि वह पश्चिमी बेड़े को बेड़े संचालन अधिकारी, नौसेना संचालन के निदेशक और नई दिल्ली में नौसेना योजनाओं के प्रधान निदेशक भी रह चुके थे। इसी के दौरान आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। नेवी आर्मी चीफ वाइस एडमिरल आर दिनेश त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया किनके जगह पर? तो एडमिरल आर हरि कुमार जी के जगह पर नए न्यू आर्मी चीफ कौन बनेंगे? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। तो यहाँ तक हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 19 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो राइट आंसर होगा धर्मशाला में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व हेमोफीलिया दिवस 2024 17 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडो ओएस को पुनः सक्रिय करने की घोषणा की? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत से $10 बिलियन से अधिक मूल्य के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी एप्पल बनी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना लॉर्ड राम लल्ला टेम्पल में घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष अभियान को कब तक मलबा मुक्त बनाने की घोषणा की? तो साल 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका पेश करने वाला पहला देश नाइजीरिया बना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हु प्रिसाइडेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल?
प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए महाकश्यपा, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तीसा या ऑप्शन डी शाबाकामी। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।